मैं संदीप पारिक मेरे YouTube चैनल SB टू पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस पर, जिसमें अभी एक टॉपिक लगता है, उसका नाम है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। देखो, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, लेसन नंबर 1, कक्षा 12th। राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां दिया हुआ क्या है, आप सभी को विदित रूप से पता है कि 14-15 अगस्त 1947 को 14-15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। यानी 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अधिवेशन के अंदर या संविधान सभा की बैठकों के अंदर इसी दिन यानी 14-15 अगस्त को एक भाषण दिया था। उस भाषण को सबसे पहले तो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको चिर प्रतिष्ठित की भेंट, भाग्यवधु की चिर प्रतिष्ठित भेंट, भाग्यवधु की चिर प्रतिष्ठित भेंट। देखो, फॉक्स ऑन योर वर्ड। 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और इसी समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था और उस भाषण को कहा जाता है भाग्यवधु की चिर प्रतिष्ठित भेंट। इसी भाषण को एक अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या नाम है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नंबर 1 इसको कहा जाता है भाग्यवधु की चिर प्रतिष्ठित भेंट और इसको कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देखो, नंबर 1, 14-15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। उस भाषण को कहा जाता है भाग्यवधु की चिर प्रतिष्ठित भेंट और इसी को कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देखो, इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणाएं की थी। क्या की थी? घोषणाएं। ये जब भाषण दिया गया था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी, और वो घोषणा कौन सी थी? तो याद रखना, वो घोषणाएं थी 2। पहली घोषणा कौन सी थी कि अब जो भारत के अंदर सरकार कार्य करेगी, वो लोकतांत्रिक सरकार होगी। कौन सी होगी? लोकतांत्रिक सरकार। नंबर 1। नंबर 2, और क्या कहा था? ये जो लोकतांत्रिक सरकार होगी, इस लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा लोगों का भला करना। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंदर सबसे पहले हेडिंग दी हुई है, वो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए भाषण। इसके अंदर मुख्य रूप से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 कि 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उस समय भारत के अंदर जो सरकार आएगी उसके संबंध में कितनी घोषणाएं की थी? तो मुख्य रूप से उन्होंने 2 घोषणाएं की थी। पहली घोषणा कौन सी है कि अब जो भारत के अंदर सरकार आएगी वो सरकार कौन सी होगी? लोकतांत्रिक सरकार, अर्थात लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। नंबर 1। नंबर 2, देखो, अब इस सरकार का चुनाव कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे। कौन कर रहे? लोग, यानी भारत की जनता। इसका मतलब इस सरकार का काम क्या होगा? लोगों की भलाई का, अर्थात वही कार्य करेंगे जिसकी वजह से लोगों की भलाई हो सके, अर्थात भारत का विकास हो सके। अब इस संपूर्ण भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो नंबर 1, इस संपूर्ण भारत को
बाकी वर्दों की चीट प्रतिचित बैंड और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से इस भाषण को जाना जाता है। इसी समय देखो हम बात करें 14-15 अगस्त की, और इसी समय हमारे देश के एक महान जिसको हम जिनको हमने दर्जा दिया राष्ट्रपिता का, उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भाषण दिया था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। और वो भाषण दिया कहां से था, याद रखना, वो भाषण दिया था कोलकाता से। कहां से दिया था, कोलकाता से। और उन्होंने कहा था कि आज के दिन हम अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त हो जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं है। अर्थात आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएंगे। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। और कही कहां से थी, कोलकाता से। तो हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं देख लो, इंपॉर्टेंट, कि 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, भाषण दिया था। और कितनी घोषणाएं की थी, नंबर 2, पहली घोषणा कौन सी थी, भारत सरकार, अब भारत के अंदर जो सरकार आएगी वो कौन सी सरकार आएगी, लोकतांत्रिक सरकार। इस लोकतांत्रिक सरकार का कार्य क्या होगा, तो इस लोकतांत्रिक सरकार का जो प्रथम उद्देश्य है वो है लोगों की भलाई करना। अर्थात ये जो सरकार आएगी वो सरकार लोगों का भला करेगी। और इसी समय 15 अगस्त 1947 को कोलकाता से भाषण दिया था, और किन्होंने दिया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि आज के दिन भारत है वो अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त हो जाएगा, और इससे बढ़कर के हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। और नंबर 2 बात बोली थी वो ये थी कि आज के दिन भारत और पाकिस्तान के क्या हो जाएगा, विभाजन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करें तो राष्ट्र निर्माण के अंदर हमारे सामने प्रमुख रूप से 3 चुनौतियां सामने आई थी। कितनी आई थी, 3। वो कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका लेसन यहीं से स्टार्ट होता है। नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां देखो, नंबर 1 चुनौती थी वो, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1, विविधता में एकता लाना। विविधता में एकता लाना। नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार को कायम करना। लोकतांत्रिक सरकार को कायम करना। नंबर 3, यदि मैं एक शब्द में बोलूं तो सामुदायिक समाज का निर्माण करना। सामुदायिक समाज का निर्माण करना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विविधता में एकता को लाना। उस समय जो हमारा भारत है वो विभिन्न भागों में फंटा हुआ था। अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग प्रकार की, जैसे राजस्थानियों का अलग पहनावा है, पंजाबियों का अलग पहनावा है। अर्थात राजस्थान के अंदर जो भारत की संस्कृति है वो अलग अलग भागों में विभाजित है। और दोस्तों जिस भारत को हम इस नाम से जानते हैं विविधता में एकता, विविधता में एकता का प्रतीक, इस जिस नाम से हम पुकारते हैं उस नाम को कैसे समावेश करें। अर्थात मेरे कहने का आशय है कि ये जो संस्कृति है उस संस्कृति को एक जगह समावेश कैसे करें। जो भारत की संस्कृति अलग अलग भागों में विभाजित थी उस संस्कृति को एक कैसे करें, अर्थात विविधता में एकता कैसे लेके आए, या विविधता में एकता को कैसे एक जगह समावेश करें। नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार को कायम करना। मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उसमें 2 घोषणाएं की थी। और पहली घोषणा थी कि अब जो भारत के अंदर सरकार कार्य करेगी वो कौन सी करेगी, लोकतांत्रिक सरकार। कौन सी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार को कायम कैसे करें। तो देखो इनके लिए हमारे पास एक आधार था, वो आधार है मौलिक अधिकार। कौन से हैं, मौलिक अधिकार। यानी हमें लोकतांत्रिक सरकार को कायम करना है। यदि हमें एक लोकतांत्रिक सरकार को कायम करना है तो इसको कायम करने के लिए हमारे पास भारतीय संविधान में एक आधार दिया हुआ है, और उस आधार का नाम है मौलिक अधिकार।
और मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन मिलेगा भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक। इनके कहने का तात्पर्य क्या है? इनके कहने का तात्पर्य है कि यदि आप भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार कायम करना चाहते हो तो आपके पास मेन आधार क्या होगा? मौलिक अधिकार। यानी लोगों की सरकार होगी, उसकी गारंटी हमें कहां दी गई है? लोकतांत्रिक सरकार होगी, उसकी गारंटी हमें कहां दी गई है? मौलिक अधिकारों से। नंबर 2, सामुदायिक समाज का निर्माण करना। यानी प्रत्येक वर्ग के अंदर या प्रत्येक समाज के अंदर हम प्रत्येक समाज का हम निर्माण कैसे करेंगे, उनका विकास कैसे करेंगे? तो इनके लिए जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अर्थात यदि हमें किसी लोकतांत्रिक सरकार को कायम करना है तो हमारे पास आधार कौन सा रहेगा? मौलिक अधिकार। और यदि हमें एक सामुदायिक समाज का निर्माण करना है तो हमारे पास आधार कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व। अर्थात भारत सरकार यदि किसी सामुदायिक समाज का निर्माण करना चाहती है तो वो किस आधार पर करेगी? नीति निर्देशक तत्व। नंबर 2, यदि भारत सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहती है भारत के अंदर तो वो कौन सी करे? उसका आधार कौन सा है? मौलिक अधिकार। तो याद रखना, सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन सी थी? राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन सी है? पहले है विविधता में एकता लाना। उस समय 1947 के अंदर भारत अलग अलग भागों में विभाजित था और उस ये जो भारत अलग अलग भागों में विभाजित था इसका मतलब भारत के अंदर जो संस्कृति है वो अलग अलग भागों में विभाजित थी। और जिसको हम, यदि आप एक भारत देश पर आपने पहले भी लेख लिखे होंगे छोटी कक्षाओं के अंदर, तो उसके अंदर एक बात आती है विविधता में एकता। अर्थात हमारे देश की संस्कृति अलग अलग भागों में विभाजित है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे भारत में एक रूप से समावेश है। उसी को, इस पूरी विविधताओं को एक साथ कैसे लेके आए? मेरे कहने का आशय है कि उस पूरी संस्कृति को एक जगह समावेश कैसे करें। नंबर 2, कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार को कायम कैसे करें? क्यों कहा था? क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उसके अंदर 2 घोषणाएं की थी और पहली घोषणा थी कि अब भारत के अंदर कौन सी सरकार कार्य करेगी? लोकतांत्रिक सरकार। तो उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि यदि हमें भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार को कायम करना है तो हमारे पास आधार कौन सा रहेगा? तो याद रखना, इसके लिए हमें संविधान ने एक आधार दिया है और वो अधिकार है मौलिक अधिकार, जिनका वर्णन मिलता है भाग संख्या 3 और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक। उसके बाद एक सामुदायिक समाज का निर्माण करना। यदि हमें किसी सामुदायिक समाज का निर्माण करना है तो हमारे पास मेन आधार कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा हमारे पास मेन आधार नीति निर्देशक तत्व। कौन सा रहेगा? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों का जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक। कहां तक? 36 से लेकर के 51 तक। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, इन मौलिक अधिकारों को और नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा और चेतना कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्मा और चेतना। देखो, लोकतांत्रिक सरकार को कायम करना है, आधार मौलिक अधिकार है। नंबर 2, यदि हमें एक सामुदायिक समाज का निर्माण करना है तो हमारे पास आधार कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व। और मैं बताता हूं, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग संख्या 4 अनुच्छेद 36 से 51, मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग संख्या 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। और इस भाग संख्या 3 और भाग संख्या 4 को हमारे संविधान की आत्मा और चेतना कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा और चेतना कहा गया है। देखो, एक बात आती है कि सर मौलिक अधिकारों का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना, मौलिक अधिकारों का जो अन्य नाम आता है वो नाम आता है मेग्ना कार्टा। कौन सा नाम आता है? मेग्ना कार्टा। सर ये मेग्ना कार्टा क्या है? लगभग 1212 के आसपास की बात है। एक इंग्लैंड के महाराजा थे, उन्होंने इंग्लैंड की जनता को जिस दस्तावेज पर मौलिक अधिकार दिए थे उस दस्तावेज को क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा। पीछे भी 2-3 एग्जामों के अंदर पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग हो जाएगा नंबर 3, क्योंकि मेग्ना कार्टा अर्थात तो वो दस्तावेज जिस पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस दस्तावेज पर मौलिक अधिकार दिए गए? भाग संख्या 3। तो इसलिए मेग्ना कार्टा भारत का कौन सा हो जाएगा? भाग संख्या 3। और यदि आपको पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हम भारत के संविधान के अंदर, वो कौन से अनुच्छेद है जिनको मेग्ना कार्टा कह सकते हैं? 12 से लेकर के 35। नंबर 2, यदि हमें एक सामुदायिक समाज का निर्माण करना है तो हमारे पास आधार रहेगा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, जिनका हमें वर्णन मिलता है भाग संख्या 4 अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51।
और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, ये जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है इनको भारतीय संविधान की आत्मा और चेतना के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। की थी 3 चुनौतियों की, जिसके अंदर एक हमने देखा था, जो तीसरी चुनौती हमारे पास सामुदायिक समाज का निर्माण करना, सामुदायिक समाज का निर्माण करना, इन सभी वर्गों का विकास कैसे करें, अर्थात मैंने इसको एक बोला है सामुदायिक समाज का निर्माण करना। देखो हमने कहा था यदि हमें सामुदायिक समाज का निर्माण करना है तो हमारे पास आधार कौन सा रहेगा, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। इनके अंदर है क्या, नंबर 1 जो अल्पसंख्यक उनकी सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा का प्रावधान करना। यानी सरकार क्या करेगी, जो समाज के अंदर अल्पसंख्यक उनकी सुरक्षा करना। रीजन क्या है, देखो हम बात करें 1947 की, कब की बात करें, 1947 की, और इसी दिन भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का हुआ था विभाजन। अब जिन क्षेत्रों के अंदर जो अल्पसंख्यक थे, जैसे मान लो भारत के किसी क्षेत्र के अंदर मुसलमान है, वो अल्पसंख्यक है, तो उन पर थोड़ा उनको सुरक्षा देने का कार्य किसके अंतर्गत आता था, सामुदायिक समाज के निर्माण यानी नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। नंबर 2 जो गरीबी व्यक्ति है उनके खात्मों को पूरा करने का कार्य भी किसके अंतर्गत आता था, सामुदायिक समाज के निर्माण के अंतर्गत आता था। यानी सरकार वो प्रावधान लगाएगी, वो नियम निकालेगी जिसकी वजह से जो गरीब व्यक्ति है उनके खात्मों को पूरा किया जा सकता है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। नंबर 3 ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसके अंतर्गत ही सरकार ऐसे कार्य करेगी ताकि समाज के अंदर लोक कल्याण की व्यवस्था स्थापित की जा सके, समाज के अंदर लोक कल्याण की व्यवस्था स्थापित की जा सके। देखो सामुदायिक समाज के निर्माण का आधार हमारे पास है नीति निर्देशक तत्व। तो पहली लाइन कौन सी बनती है, पहला ये बनता है टॉपिक कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सरकार वो कार्य करेगी जिसकी वजह से समाज के अंदर लोक कल्याण की व्यवस्था स्थापित की जा सके। नंबर 2 सरकार वो कार्य करेगी या वो प्रावधान लागू करेगी जिसकी वजह से जो समाज के अंदर अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा दी जा सके। नंबर 3 जो गरीब व्यक्ति है उनके खात्मों को पूरा किया जा सके। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, या शिक्षा के आधार पर पिछड़े हुए थे, या रोजगार के आधार पर पिछड़े हुए, यानी सरकार कुछ ऐसे प्रावधान लागू करेगी जिसकी वजह से ये जो गरीब व्यक्ति है इनके खात्मों को पूरा किया जा सके। तो आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो हम मिलेंगे अब हमारी राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस की अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।